नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज बॉलीवुड में ड्रग की जांच के मामले में फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी ली है और उनको पूछताछ के लिए 11 नवंबर को बुलाया गया है। अर्जुन रामपाल के घर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनका कंप्यूटर और लैपटॉप जब्त किया है। बॉलीवुड में ड्रग की जांच में जुटे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कल फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद को गिरफ्तार किया था। एनसीबी शबाना सईद के साथ गिरफ्तार किए गए 4 और आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। एनसीबी ने कल फिरोज नाडियाडवाला के घर की तलाशी ली, जहां से 10 ग्राम ड्रग और कैश बरामद किया गया है। इसी मामले में फिरोज नाडियाडवाला आज एनसीबी दफ्तर पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, फिरोज नाडियाडवाला, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग इस जांच के घेरे में हैं। अब अर्जुन रामपाल, फिल्म एक्टर अर्जुन रामपाल के घर की भी तलाशी हुई है। अर्जुन रामपाल इस पूरे ड्रग रैकेट से किस तरह से जुड़े हैं, यानी उनके खिलाफ क्या बातें हैं जिससे उनके घर में आज तलाशी ली गई है, उनके यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में जब ड्रग्स का मामला सामने आया, उसके बाद से ही एनसीबी एक्शन में आई है और लगातार उसने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। जितने भी ड्रग पैडलर से उन्हें गिरफ्तारी की जा रही है, खास करके बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट से जुड़े, और उनसे जिनका भी नाम उभर कर सामने आ रहा है या फिर चैट उभर कर सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हो चुकी है, बाकी दो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, दूसरी जो अभिनेत्री हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। इसी क्रम में रविवार को एक बड़ी सफलता मिली है एनसीबी को। एनसीबी ने कुछ 4 ऐसे ड्रग पैडलरों को पकड़ा जिनसे कि सीधा जो संबंध दिखा वो मिला फिरोज नाडियाडवाला, जो कि मशहूर फिल्म निर्माता हैं, उनसे, और उनके घर की तलाशी ले गई तो उनके घर की तलाशी में 10 ग्राम गांजा मिला। उसके बाद उनकी पत्नी जो शबाना सईद हैं, उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया था और यहाँ पर बुलाने के बाद ये एनसीबी का दफ्तर है, यहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आज हालांकि उन्हें जेल हिरासत हो गई है। उसके बाद फिरोज नाडियाडवाला को समन किया गया था। फिरोज नाडियाडवाला आज आए, 12:30 बजे के करीब यहाँ पर इस दफ्तर पे आए हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं जा पाए हैं, यानी कि उनसे पूछताछ चल रही है और अभी तक कितने और घंटे पूछताछ चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ देर पहले ही करिश्मा प्रकाश, जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, उनसे भी पूछताछ हुई है। दीपिका पादुकोण उनसे ही चैट कर रही थी कि मुझे माल चाहिए ड्रग्स के संबंध में, वो भी यहाँ पर आई थी, वो भी यहाँ से अभी जा चुकी हैं। रही बात अर्जुन रामपाल की, तो अर्जुन रामपाल का नाम दरअसल बहुत दिनों से चल रहा था, इस ड्रग्स के उसमें चर्चा चल रही थी। उनका जब खास करके जब उनकी जो गर्लफ्रेंड है गैब्रिएला, उनके जो भाई हैं एगिस की गिरफ्तारी हुई ड्रग्स के मामले में, तब ये लगा कि अब शायद अर्जुन रामपाल का नंबर लग सकता है। हालांकि उसके बाद भी 8 से 10 दिन लग गए और आज सुबह जो है एनसीबी की टीम अर्जुन रामपाल के बांद्रा के कैप्री हाइट्स घर पर पहुंची, वहां पर तलाशी ली गई। तलाशी में हालांकि किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो वहां पे जब्त किए गए और उनको लेकर यहाँ पर लाया गया है और साथ ही अर्जुन रामपाल को भी समन किया गया है कि वो भी पूछताछ के लिए यहाँ पर हाजिर हों। उनका जो ड्राइवर है वो अभी भी यहाँ हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। 11 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमारे साथ बने रहिए आप सुनील। एक और खबर पर भी आपसे और जानकारी चाहेंगे। मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ये जो मामला है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए भड़काने का मामला है उनके खिलाफ। हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता जमानत के लिए सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, जिसे 4 दिन में बेल पर फैसला देना होगा। हालांकि अर्नब गोस्वामी पहले ही सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दे चुके हैं। सुनील हमारे साथ मौजूद हैं, इसकी डिटेल्स। सुनील, क्या इस पर जानकारी है, ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है? और जमानत अर्जी आज ही इसमें दी गई थी, पर अभी इसमें और वक्त लग सकता है, यानी कि अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने में। देखिए, सबसे बड़ा झटका तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अर्नब गोस्वामी को लगा है कि उनकी जो अर्जी थी, खास करके एफआईआर क्रॉस करने, गिरफ्तारी को उन्होंने जिस तरह से अवैध बताया था, वो कहीं न कहीं अदालत ने उस बात को नहीं माना, दलीलों को, और इन्हें जो एक अंतरिम राहत की मांग की गई थी कि जब तक उस अर्जी पर फैसला नहीं आ पाता है तब तक उन्हें एक अंतरिम राहत दी जाए, वो इंटरिम रिलीफ देने से हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया और ये कहा
कि जमानत के लिए आपको जो रेगुलर कोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा, यानी तो सेशन कोर्ट में जाइए। और लेकिन सेशन कोर्ट को भी उसने कह दिया है कि 4 दिन के अंदर वो उस पर फैसला सुनाए उनकी जमानत अर्जी पर। तो वहाँ पर आज दोपहर में ही अर्नब गोस्वामी की तरफ से अर्जी दी गई थी। हालांकि रिवीजन पिटीशन जो दायर की गई है अलीबाग पुलिस स्टेशन की तरफ से, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जिस तरह से पुलिस हिरासत नहीं दी थी, जेल हिरासत दी थी उसके खिलाफ, उस पर सुनवाई चल रही है। उसके बाद इनकी जो जमानत अर्जी है उसका भी नंबर लगेगा, लेकिन 4 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा, ऐसा आना है, इस तरह का आदेश है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से जो उम्मीद थी वो उम्मीद एकदम से धराशायी हो गई है। जो दलीलें दी गई थी वो भी धराशायी एक तरह से हो गई, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहीं न कहीं माना है कि सरकार का अधिकार है किसी भी जांच को फिर से खुलवाना। और साथ ही जो ये बताया गया था कि बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के वो मामला खोल दिया गया था, आत्महत्या का जो मामला था, उसमें भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई इन्फॉर्म बताया गया था और साथ बाद में 3 गवाहों का 164 के तहत बयान भी हुआ है मजिस्ट्रेट के सामने। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मजिस्ट्रेट को जानकारी नहीं थी या सम्मति नहीं थी। तो ये बहुत बड़ा झटका है, हम कह सकते हैं, अर्नब गोस्वामी के लिए। फिलहाल वो तलोजा जेल में है। सेशन कोर्ट में पहले अलीबाग की जो है वहाँ पर क्या फैसला हो पाता है उसके बाद ही वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये तय हो पाएगा। जी, और आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने ये कह दिया है कि किसी भी सरकार को ये हक है कि वो पुराने मामलों को दोबारा से खोले, ये बहुत बड़ा एक झटका है। पर इसमें इस केस में जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में, अर्नब गोस्वामी के अलावा और भी लोग थे जिन पर आरोप था, और इस मामले में जो अपेटमेंट टू सुसाइड का मामला है उनके बारे में और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो अर्जी थी वो तीनों ही आरोपियों ने संयुक्त रूप से दायर की थी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का एक प्रमुख नाम था, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसमें फिरोज शेख थे दूसरे आरोपी, जिनके पास लगभग 4 करोड़ रुपया बकाया था, और साथ ही एक नितेश सारडा हैं जिनके पास लगभग 55 लाख रुपए बकाया है। वो भी साथ में जेल हिरासत उन्हें भी हुई है, ये अर्जियाँ उनकी भी साथ में लगी थी। तो जो भी आदेश है वो तीनों पे ही लागू हो रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट का। तो यहाँ पे 80 लाख का मामला है, जो अर्नब गोस्वामी का मानना था कि 80 लाख बकाया था इनके पास में, दूसरे 4 करोड़ है, 50 लाख। तो बड़ी रकम जो है वो फिरोज शेख के नाम पर है, जहाँ जो बकाया था इस शख्स का पैसा, जिसकी आत्महत्या में इन लोगों के उकसाने की बात कही गई है। धन्यवाद आपका सुनील सिंह इस जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड से जुड़े 34 लोगों ने एक याचिका दायर की थी मीडिया ट्रायल के खिलाफ। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 न्यूज़ चैनल को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है, नसीहत दी है और साथ साथ फटकार भी लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर की है। बॉलीवुड की कई बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज़ ने एक केस फाइल किया था 2 न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ, रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के खिलाफ। ये जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं इनमें कई बड़े नाम थे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे लोग शामिल थे। जो प्लेंटिफ्स की लिस्ट है या पिटिशनर्स की लिस्ट है, उन्होंने ये केस दायर किया था रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के खिलाफ। आज जब इसकी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब ये निर्णय लिया है कि रिपब्लिक और टाइम्स नाउ से कहा गया है कि आप कोई भी मानहानि वाली टिप्पणी, कोई भी डेफेमेटरी कंटेंट नहीं चला सकते हैं बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ, ना तो अपने चैनल पर और ना ही अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी फेसबुक और ट्विटर पर भी आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। आज जब सुनवाई हुई कोर्ट में तो सबसे पहले जो बॉलीवुड के वकील थे उन्होंने ये बातें रखी कि बॉलीवुड के लोगों के बारे में कई तरह की बातें कही गई कि ये देश की सबसे ख़राब इंडस्ट्री है, ये कीचड़ है, यहाँ से बदबू आती है, और जो एक डायनेस्टीज चली आ रही हैं, नेपोटिज़म है, भाई भतीजे ही एक दूसरे का करियर बढ़ाते रहते हैं, इस तरह की बातें कही गई। यहाँ तक कि ISI पाकिस्तान और टेररिज्म लिंक्स तक की भी बातें कर दी गई जब इस सारी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट आज चला। तो सबसे पहले उन्होंने दलील रखी, फिर जो रिपब्लिक की लॉयर थी उन्होंने ये बात कही कि नहीं, जब सुशांत सिंह का केस आया तो जो भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई उसको हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे थे, पर जज ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा अगर आपको न्यूज़ दिखानी है तो आप न्यूज़ दिखाइए, पर इस तरह से व्यक्तिगत नज़रिए नहीं रखे जा सकते हैं, प्री जज नहीं किया जा सकता है चीज़ों को। एक कोर्ट का सिस्टम बनाया गया, आप एक पैरेलल कोर्ट मत चलाइए जहाँ पे आप पहले ये डिसाइड कर लें कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो ये एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम को ख़त्म करिए
और साथ ही जो इस तरह से एक्ट्रेसेस की गाड़ियों को फॉलो किया जाता है चैनल्स द्वारा, वो सब कितना खतरनाक है। इसके लिए जज साहब ने कहा कि प्रिंसेस डायना जो थी ब्रिटेन की, उनका केस सबने देखा है कि वो जब जा रही थी उनको मीडिया की कार्स ने फॉलो किया और उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ। तो इन सब चीज़ों से मीडिया को सीखना चाहिए। एक ज़रूरत है कि वो अब तक जो सेल्फ रेगुलेशन के नॉर्म्स हैं, NBSA जो गाइडलाइंस देती हैं, उन सबको अब तक नहीं फॉलो किया जा रहा था, पर अब आपको ये डायरेक्ट किया जा रहा है, इस कोर्ट की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जो भी प्रोग्राम कोड गाइडलाइंस हैं जो न्यूज़ चैनल्स के लिए सेट की गई हैं, आप उन सबको फॉलो करिए। अगले 2 हफ्ते दिए जा रहे हैं, सभी पार्टीज़ को नोटिस भेजे गए हैं, सभी पार्टीज़ को अगले 2 हफ्ते में अपने रिटन स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं और अगली सुनवाई होगी 14 दिसंबर को। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। देश की बात में अब दिल्ली NCR की बात। पिछले कई दिनों से दिल्ली और NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, धुंध की चादर छाई हुई है, विजिबिलिटी कम है और ऐसे में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये आदेश हुआ है कि अगर किसी ने 30 नवंबर तक पटाखे चलाए तो उसको 1.5 साल से लेकर 6 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये दिल्ली सरकार का आदेश है। दिल्ली सरकार इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करेगी। त्योहारों का मौसम है, भीड़ भी बहुत बढ़ रही है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ी है और साथ साथ प्रदूषण इतना बढ़ा है जिसकी वजह से कोरोना के मामले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारे साथ शरद शर्मा हैं। शरद, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और इस मौसम में होता है ये स्टबल बर्निंग, यानी पराली की वजह से भी धुआं आता है। दिवाली आ गई है सर पे, पटाखे ना चलाएं इसका आदेश जारी किया गया। ये दिल्ली सरकार का आदेश है, क्या इसके डिटेल्स हैं? देखिए नगमा, एयर एक्ट है जो दिल्ली में लागू किया गया है, उसके तहत बताया यह गया है कि 1.5 से 6 साल तक ये प्रावधान किया गया है कि दिल्ली पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई भी दिल्ली के अंदर पटाखे चलाता हुआ 30 नवंबर तक पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आप FIR कर सकते हैं। और जो मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनको ये पावर दी गई है कि वो सजा के लिए आदेश दे सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अभी तक दिल्ली में ऐसा देखा नहीं गया था, दिल्ली का वैसे भी नहीं देखा गया था कि पटाखे चलाने पर किसी को सजा हो जाए। तो 1.5 से 6 साल तक की एक कड़े आदेश की बात तो कर दी गई है, लेकिन ये लागू किस तरह से होगा, ये साबित कैसे होगा कि किसी पर अगर आरोप लगा है कि उसने पटाखे चलाए हैं तो सबूत किसको माना जाएगा? क्योंकि पटाखे चला के लोग भाग जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने तो नहीं चलाए, तो सबूत कहां से आएंगे? कौन गवाही देगा? और क्या वाकई में हम अब उस जी शरद, मैं यही पूछ रही थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर क्या और ज्यादा पुलिस की तैनाती होगी कॉलोनियों में जहां बड़ी आबादी है, उन जगहों पर? हाँ, ये कहा तो गया है कि दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है और जो DM SDM है जो दिल्ली सरकार के प्रशासन के तहत आते हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अभी जब एक गाइडलाइन आ जाएंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी हो जाएंगी, तो उसके बाद थोड़ी और क्लैरिटी हो पाएगी कि सजा की जहां तक बात है वो तो कह दिया गया है। क्योंकि हमने पूछा था मंत्री से, गोपाल राय से, तो उन्होंने बताया 1.5 साल से 6 साल तक की सजा है। लेकिन आर्थिक जुर्माना कितना है इसके ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लगाया जाएगा, वो कितना है और कैसे सजा जो है या जो कानून है उसको लागू करवाया जाएगा, ये एक बार गाइडलाइन आ जाएगी, SOP आ जाएगी, बाजारों तब से ज्यादा भी क्लियर हो पाएगा। लेकिन हम इस बार जरूर देखेंगे कि कैसे होगा। जी, और बाजारों से पटाखे नदारद हैं, पटाखों के बेचने पे रोक है, पटाखे और एयर एक्ट जो लागू किया जा रहा है उसके तहत और क्या क्या प्रदूषण नए रिकॉर्ड हर दिन बनाता है और बहुत हालत ख़राब है इस वक्त। धुंध इतनी ज़्यादा छाई हुई है, स्मॉग बहुत ज़्यादा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत क्या क्या चीज़ें लागू हो चुकी हैं एयर एक्ट के तहत और क्या कर रही है सरकार इसको काबू में करने के लिए? देखिए, आपने अगर प्रदूषण की बात की है तो मैं आपको बताऊं कि आज सुबह दिल्ली में इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि ये मशहूर अक्षरधाम मंदिर सुबह जो है ये दिखना ही बंद हो गया था। थोड़ी सी हालत सुधरी है और क्योंकि लाइट भी चल रही है इसलिए हम इस अक्षरधाम फ्लाईओवर से इस अक्षरधाम मंदिर को देख पा रहे हैं, वरना सुबह ये एक सफेद चादर में लिपट गया था, दिखाई देना बंद हो गया था। तो
ये देखिए, और ये अभी दिल्ली की सड़कों की स्थिति है। तो ये प्रदूषण तो इस समय आपको रखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जहां तक बात है कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी का एक पूरा प्लान है। वो तो अपनी जगह पर लागू है कि जहां तक बात है कि आपको सड़कों पर छिड़काव करना है, पानी का छिड़काव वो भी हो जा रहा है, और कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद हैं, डीजल जनरेटर सेट जो है वो भी बंद है। तो ये सब तो है, लेकिन ये हर साल ही होता है, और उसके बावजूद भी हर साल ही कहानी यही रहती है, तस्वीरें यही रहती हैं, हमारी रिपोर्टिंग भी ऐसी रहती है, और इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक बहुत लंबे समय में पोल्यूशन पे काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अब हर साल बस बात होकर रहती है। उसके जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो जो दूरगामी कदम हैं, वो अगले कुछ सालों में हमें उसके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जो कुछ साल पहले जो कदम उठाए थे, उसके हम थोड़े बहुत परिणाम जरूर कह सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर जब तक बहुत कुछ नहीं किया जाएगा, तस्वीरें मेरे पीछे की जो है वो ऐसी बनी रहेंगी। शरद, एक बहुत छोटा सा सवाल कि ये दिल्ली सरकार का आदेश है, प्रदूषण आसपास एनसीआर, चाहे वो नोएडा, गुड़गांव, तमाम जगह इस पे पटाखों के लिए रोक, क्या एनसीआर के लिए तो कुछ अभी तक कोई आदेश नहीं है? हाँ बिल्कुल, यही बात है कि दिल्ली सरकार ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन अगर एनसीआर में ये आदेश लागू नहीं होगा, जैसा कि यूपी में अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, गाजियाबाद, नोएडा इतना बड़ा इलाका है, तो फिर इन इलाकों से भी पटाखे जो हैं दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या रहेगी, जिसका मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं लेती है संज्ञान और खाली ग्रीन क्रैकर के नाम पर पटाखे बिकवा दिए जाते हैं, तो यकीन मानिए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई फायदा भी नहीं होगा जो है वो एक हद से आगे जो है नहीं जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है, ये कहा है, लेकिन इसका कितना कैसे लागू हो पाएगा, और अगर एनसीआर को इसकी जद में ना लिया जाए, अगर गुड़गांव, नोएडा में पटाखे चलते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि आप जान रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा में, ख़ासतौर पे पंजाब में पराली जलाई जाती है, उसके धुएं से भी कितना ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पे बढ़ता है। तो गंभीर समस्या है इस समय प्रदूषण की यहाँ पर दिल्ली में और पूरे एनसीआर में। इस वक्त इसकी बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और कुछ घंटों के बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू होने लगेगी। ज़्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आरजेडी के जीतने के पूरे आसार हैं। आरजेडी यानी कि महागठबंधन, जिसका आरजेडी जिसकी मुख्य पार्टी है, साथ में कांग्रेस है। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर आज जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा जश्न का था, क्योंकि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। बीजेपी जेडीयू कैंप के दफ्तरों के बाहर के माहौल से ये एकदम उलट था, जहां पर तकरीबन सन्नाटे की हालत थी। कई एग्जिट पोल में भावी मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद और वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी के 31 साल के होने पर उनके घर में एक शांति सा समारोह परिवार के साथ। तेजस्वी को बधाई देने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे, लेकिन इस बार पहले के चुनावों की तुलना में सब कुछ बदला बदला सा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त 10 सर्कुलर रोड जो पटना में है, जो कि तेजस्वी यादव का घर है, उनके घर के बाहर मौजूद हूं। आज उनका जन्मदिन है, 31 साल के हो गए हैं, और उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो समर्थक हैं वो एक गुलदस्ते लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो तेजस्वी यादव से मिलें। तेजस्वी यादव जो है वो इस बार बिहार के विधानसभा में उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, और लगातार बहुत ही तूफ़ानी उन्होंने जो चुनाव प्रचार है उसको आरजेडी के लिए किया है। और अगर नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लालू यादव की तरह खुला दरबार नहीं, और समर्थकों को खास नसीहत है कि संयम बनाए रखें, भले ही जीत मिले या हार। तेजस्वी जी ने जो भी कमिटमेंट किया है वो बिल्कुल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पर किए हैं, नहीं ग्राउंड लेवल पर किए हैं, और वो जो वादा किए हैं वो पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा झूठा नहीं बोलने जा रहे हैं। वो जिन्होंने जो चीज कहे हैं वो चीज पहली कलम से पहले कैबिनेट में वो पूरा करने जा रहे हैं। उनका जो कमिटमेंट है उस तरह से वो अपने इम्प्लीमेंट करेंगे ब्यूरोक्रेट के माध्यम से, और इनका राजनीति की शुरुआत है। यह तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।
बिहार बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा है। खाली दफ्तर है और यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी चुप ही हैं। जन्मदिन की बधाई और शुक्रिया का आदान प्रदान ट्वीट के जरिए हो रहा है। पटना से आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा इलाके में एक आदिवासी युवक को सिर्फ 5,000 रुपए के लिए जिंदा जलाने का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि मृतक को आरोपी ने बंधुआ मजदूर बना रखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बमौरी के उकावद खुर्द गांव पहुंचे। विजय सहारिया के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। चिंता मत कर। आरोप है कि 5,000 रुपयों के लिए गांव के राधेश्याम लोधा ने पहले विजय को बंधुआ मजदूर बनाया। कुछ सालों बाद शुक्रवार को केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया, क्योंकि विजय ने इस प्रथा का विरोध किया। थाना बमौरी में एक कालूराम सहरिया के लड़के को राधेश्याम लोधा ने केरोसिन डालकर जला देने की रिपोर्ट थाना बमौरी पर की है, जिस पर से 307 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मृतक का पीएम कराया जा रहा है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अभी विजय के परिवार में मां, छोटा भाई, पत्नी और 2 बच्चे हैं। गांव वालों का कहना है कि विजय ने 3 साल पहले राधेश्याम से 5,000 रुपये उधार लिए थे। 3 साल से लगातार उसके खेत में मजदूरी कर रहा था, बदले में कोई पैसा नहीं मिलता था। पैसे मांगने पर उसे मार पीट कर भगा दिया जाता था। अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी तंत्र गरीबों का शोषण रोकने में विफल है। विजय सहरिया नाम के आदिवासी को दबंग ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। उसके पीछे कारण था कि 5,000 रुपए की उधारी वो चुका नहीं पा रहा था। बंधुआ मजदूर 3 वर्ष से बना के रखा था और उसी पैसे के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। कांग्रेस मांग करते हैं कि इसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किस प्रकार से गरीबों का, आदिवासियों और दलितों का उत्पीड़न शिवराज सरकार में हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और किस प्रकार से कर्ज के दलदल में उन्हें धकेल कर उनका शोषण किया जाता है, बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। यह भी इस घटना का प्रत्यक्ष उदाहरण इस घटना के माध्यम से सामने आए। सरकार ने परिवार को 20,000 रुपए की फौरी मदद दी है। 8.5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। वैसे 1976 में बंधुआ प्रथा खत्म करने के लिए कानून बना, जिसमें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए लोगों के आवास और पुनर्वास की भी बात थी। ये और बात है कि इन गरीबों की पहचान कर भी नहीं पहचानने की सरकारी प्रथा खत्म नहीं हुई है, चली ही आ रही है। 2011 की जनगणना में देश में 1,35,000 बंधुआ मजदूरों की पहचान हुई थी। 1976 में जब इस दिशा में कानून बना था, तब बंधुआ मजदूरी को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। हमारे हुक्मरान मानेंगे नहीं, लेकिन आज भी ये परंपरा बदस्तूर जारी है और शायद इस संख्या में इजाफा होता ही चला जा रहा है। गुना में अपने सहयोगी नीरज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई शहर में कोविड की वजह से 10,000 से ज़्यादा मौतें हुईं और ऐसे शहर में 85% से ज़्यादा मौत 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्गों की हुई है। ऐसे में बेसहारा बुजुर्गों को सहारा देने वाले वृद्धाश्रम का हाल क्या है और बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं कि अब डर से डर नहीं लगता, इस रिपोर्ट में देखिए। बेसहारा बुजुर्गों के लिए ये सबसे कठिन दौर है। बाहर कोरोना है तो अंदर अपनों से दूरी का दर्द, लेकिन ऐसे वक्त में भागते दौड़ते शहर के वृद्धाश्रम इनके लिए बड़ा सहारा हैं। ये हैं वर्षा लक्ष्मण सालुंके। अपनों की बेरुखी ने सड़कों पर सुलाया, फिर पुलिस की मदद से ओल्ड एज होम का सहारा मिला। अब कोरोना से खौफ नहीं,
अलेक्जेंडर जेवियर, सुंदर वेंकट, फौजी प्रभाकर सामंत, 92 साल की कुमुद वैद जैसे कई बुजुर्ग अब कोरोना से डरना बंद कर चुके हैं। पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और जब उसने मुझे घर में से निकाला ना, वो मेरी भाई की औरत ने। इसके पहले जब मैं यहाँ वहाँ मारी भटका करती थी ना, गार्डनों में जाके सोया करती थी, और दुकानों के बाहर जब दुकान बंद होती है तो दुकान के बाहर बंद जब होती है तभी रात में सोया करती थी। कि उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट करा के कूपर हॉस्पिटल लेकर गए थे, और कूपर हॉस्पिटल में से टेस्ट करवाया मेरा, और नेगेटिव निकला। कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं था कोरोना का। आई हैड अ कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन माय गॉड ऑलमाइटी। यस, आई हैड नो फियर्स एट ऑल। इतना सब इंस्ट्रक्शन मिलता रहता था, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इसीलिए हमको ऐसा डर नहीं लगा कि हमको लग जाएगा। मैं फौजी हूँ और फौजी को भी किसी से डरता नहीं है। इतना डरने का क्या बात है, कुछ नहीं। कितना बार मेरे को चेकिंग किया, कुछ नहीं मिला। हालांकि मौजूदा दौर में कई वृद्धाश्रम डोनेशन की कमी से संघर्ष कर रहे हैं। लॉकडाउन वगैरह होने से हमारे काफ़ी हॉस्पिटल्स के बिल बाकी हैं और रेंटल की काफ़ी दिक्कतें हैं। इस साल लॉकडाउन में रमज़ान में जो हम ज़कात कलेक्ट करते हैं, इस साल रमज़ान से पहले ही लॉकडाउन हो गया, तो इस साल हमें कोई डोनेशंस वगैरह तो कुछ आए नहीं है। जब ये कोविड की समस्या मार्च में शुरू हुई, उस समय से ही हमने हमारे निवासियों का बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। हम किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे, बाहर के किसी व्यक्ति को अंदर हमारे कैंपस में नहीं आने दे रहे थे, बोल के वो बड़े सेफ़ थे। वो सब कैंपस के अंदर भी सैनिटाइज़र का यूज़ करना, पूरे टाइम मास्क लगा के रखना, डिस्टेंसिंग से बैठना, वो सारे आयोजन तो हमने किए ही। फंडिंग की सवाल है, हमारे यहाँ छोटे छोटे डोनेशन काफ़ी आते हैं, लेकिन वो सब उस दौरान आने बिल्कुल बंद हो गए थे। समस्या आई हमको, लेकिन हमने उसको अच्छे से निपटा, हमने किसी को कोई कमी नहीं पड़ने दी। महामारी के वक्त में जब हमारे बुजुर्गों के लिए ऐसे आश्रम बड़ा सहारा हैं, तो इनके सहारे की दरकार को भी शायद गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ देश की बात में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए बिंदास क्रिकेट विमल मोहन के साथ।